मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मूल बजट जो आपको लाए हैं, ये 9,12,696.35 करोड़ का है और इसमें बढ़ोतरी हुई है 79,463.31 करोड़ की, यानी 8.7% आपने पिछला बजट बढ़ाया। और 2025 में आपका बजट था 8 लाख, ये 26-27 का 25-26 का था 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए। मानवर ये तो आपकी ने बजट रखा है, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपने रखा, अच्छी बात है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब आप बजट बनाते हैं मानवर तो एक दिक्कत हो जाती है, कंसोलिडेटेड फंड को आप देखते नहीं। आप तो बजट बना लेते हैं और आपकी अपेक्षा रहती है कि आपके कंसोलिडेटेड फंड में जितना आप बजट बनाते हैं उतना पैसा उसमें ज़रूर आएगा। होता क्या है, कभी कभी उसमें पैसा आता भी नहीं है। दूसरी बात है, जब आप बजट बनाते हैं कंसोलिडेटेड फंड के कमी के नाते आप वित्तीय स्वीकृतियाँ नहीं देते हैं टाइम से, उसका परिणाम है कि आपका बजट बच जाता है और उस बजट के बचने से आपकी दिक्कत ये हो जाती है कि वो पैसा तो खर्च होता नहीं है और योजनाएं जो रहती हैं जिसके अगेंस्ट आपने ये बजट बनाया है वो परियोजनाएं रखी धरी की धरी रह जाती हैं। तो जो विकास का संकल्प आप लेकर आगे बढ़ते हैं वो विकास का संकल्प आपका कमज़ोर हो जाता है। ये आपने कहा कि आप तो सकल घरेलू उत्पाद बहुत बढ़ा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पास आंकड़े हैं, हम कहें तो आपको बता दें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आपने ये जो सकल घरेलू राज्य उत्पाद करोड़ रुपए में है, इस समय आपका 24-25 में 30,24,621 करोड़ यानी 30.25% था, ये सकल घरेलू उत्पाद आप था। लेकिन 2027 में जब हम वहाँ से यहाँ से 17 में हटे तो ये प्रदेश की ऋणग्रस्तता यानी इस पर जो कर्ज था वो 18,476 करोड़ रुपए था। अब वो बढ़कर कितना हो गया 2026-27 में 19,41,40,047 इतना करोड़, ये तो लिखा है। इतना बड़ा कल आप जो कल जब आप बहुत जिम्मेदारी नहीं, कल जब आप एक्ट लाए थे तो आप क्या बताए थे? आप क्षमा करें, ये पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा, ये क्षमा करें गलत। तो आप सही बता दें, हम ठीक सही बता दिया क्या? हमने सही बताया आपको, कल कितना बताया था? 8 करोड़ 8 लाख हम बताए दे रहे हैं। 1 मिनट 8 लाख जी, मैं 1 मिनट बताए दे रहा हूँ। बताइए, आप एक हम सही कर लेंगे, हमारा गलत है आप क्षमा करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। हाँ, ये अपने आप में बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है, आप क्षमा करेंगे, आप ऐसा मत कहिए, आप बहुत जिम्मेदार। तो आप तो बताइए ना, मैं बताए दे रहा हूँ। कल जब आप बजट पेश, जब आप इसको मैं बताए दे रहा हूँ, मैं ले रहे थे, मैं 20-21 से बताए दे रहा हूँ। हाँ बताइए। देखिए 20-21 में जो हमारे ऊपर कर्जा था वो था 5 लाख नहीं 21-22 6,12,956 रुपए। अब 26-27 में 26 और 22-23 में ये बढ़कर 6,62,316 हुआ। 23-24 में 7,67,872 हुआ और 24-25 में मान्यवर 8,01,130 ये है 24-25 में ना जी जी। 26-27 का कह रहा 9 लाख रुपए 9 लाख रुपए से कर्जा हमारे ऊपर ज्यादा नहीं है मान्यवर। नहीं देखिए 9 लाख देखिए। और ये जो हमारा जीएसडीपी है, जीएसडीपी के अगेंस्ट में देखा जाता है कि कर्जे से जब हम टोटल उसको भाग देंगे तो हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन निकल आता है। और किसी भी हालत में 9 लाख रुपए का कर्जा हमारे पर है, लेकिन चूंकि हमारी आर्थिक स्थिति प्रमोट हुई है, आर्थिक स्थिति बढ़ी है, तो हम आज कर्जे की किस्त आप फिर मान लिए नहीं, कर्जे की किस्त और कर्जे का ब्याज देने में हम सक्षम है। और वो सरकार जो कर्जे की किस्त और कर्जे का ब्याज देने में सक्षम है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक। आज हमने कोरोना काल में भी योगी सरकार में न वेतन लेट हुआ न पेंशन हुई। कर दीजिएगा
हमारा समय क्यों कर्टेल कर रहे हैं? ये जो आपको समय आपने अंतोगत्ता स्वीकार किया ना? नहीं। 9,19 करोड़, ये हम इसलिए अभी 26-27, लेकिन आज 27% आप कितना मान रहे वही बता दीजिए। कर्ज 27% रह गया। जो हमारे जो 27% हमारा इस समय फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ये वो 33 से घट के अब 27% रह वो गया। 23.1% हो गया। आपकी ऋणग्रस्तता पाले की हमारी ऋणग्रस्तता 23.1% इन टोटलिटी में देखिए सर, जो 33%। अच्छा, हम किस समय में जितना था बताओ ना उनके आप बता दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आप जो बता दीजिए हम मान लेते हैं, हमारे पास आप आंकड़े नहीं। देखिए 30% उनके समय में था। आपके जमाने में लगभग 34% था, 34% से घटकर इतने हम आए हैं, अब 27% रह गया। आज की तारीख में ये 27% है हमारे पास। हमारे टोटल जो हमारा वो है डेप्ट, वो 27% है हमारे पास। और उसको 23 तक लाना है। और इसको आगे के लिए हमने 23 तक उम्मीद, इसी वित्तीय वर्ष हम जो अनुमान लगाया हमने 23% का, ये हमने किया है। 34% से 27% रहा। ऋणग्रस्तता कम करने की बात हमने लेकिन नहीं। ये अब आप हमको भी कहा ले, देखिए ऋणग्रस्तता से काहे इतना चिढ़ जाते हैं? ऋणग्रस्तता तो आप कहते हैं ऋणग्रस्तता से हम विकास करते हैं, ऋण लेके विकास करते हैं, तो आप और ले लीजिए, हम कहाँ कहते हैं? इस बात को स्वीकार करने में आप क्या क्या दिक्कत होती है? आप अंतोगत्ता घूम के फिर 9 लाख पर आ गए, 9 लाख करोड़ पर, इधर से उधर, और हमको इतने देर डिस्टर्ब किए। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने नेता प्रतिपक्ष आपने कल एक एक्ट पास कराया अनुशासन का, कि हम जो है किसी भी मूल्य में सकल घरेलू उत्पाद से 30% से अधिक कर्जा नहीं लेंगे। ये आपने कल पास कराया यही। अच्छा, इसी तरह से आपने ये पास कराया अपना राजकोषीय घाटा, वो तो पहले से 3% से ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद से, तो मैं कह ही रहा हूँ, कहाँ मैं कह रहा हूँ। और आपका जो सकल ये 26-27 में, 16-17 में, छोड़िए आपको राजकोषीय घाटा बताएं, 17-18 में 42,967 86 रुपये से बढ़कर 2026-27 में राजकोषीय घाटा हो गया 1,18,480 करोड़। है कि नहीं है? है ना? सही, ये तो नहीं गलत है ना? ये पूरे जीएसडीपी का 2.898 है, 2 पॉइंट कम है, नहीं तो आप 3 पार कर जाते। ये मैं आपको नहीं बताता हूँ। आपने प्रति व्यक्ति आय में कही है, प्रति व्यक्ति आय आपने आपकी बताया 1,20,000 हमारा हो गया, लेकिन वो ठीक है। और प्रदेशों को ऐसा है, 1,20,000 आपका अनुमान है कि हमारी प्रति कैपिटा आय हो जाए, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान का जो आय है प्रति कैपिटा, उसका तो 53.5% है। आप उसके बराबर अभी नहीं पहुंच पाए। हाँ, तो आप मान रहे नहीं पहुंच पाए, लेकिन तब कहा इतना ढिढोरा पीट रहे हैं, बहुत हो गए, तरक्की कर गए, आय बढ़ा दिया, पता है आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। नहीं, ठीक है, हम ज़्यादा नहीं करें। अब वो सकल घरेलू राज बताने में बहुत समय लगेगा, उसको ज़्यादा नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, सकल घरेलू उत्पाद में कर्नाटक कर्नाटक तो हमसे थोड़ा 1 लाख करोड़ कम हो गया है, लेकिन तमिलनाडु हमसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र हमसे ज़्यादा है। आप तीसरे नंबर, आप अरे हम इंटरप्ट करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? 2 प्रदेशों से आप तीसरे नंबर पर आ गए। पिछली बार आपने बताया था कि तीसरी बार पहली बताया था, लेकिन कर्नाटक की आय उस समय ज़्यादा थी, कर्नाटक का घट गया, आप 1 लाख करोड़ बढ़ गया, तो आप पूरे हिंदुस्तान में अब तीसरी शक्ति हो गए। जब आप तीसरी शक्ति हो गए तो विकास काम भी ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो समाजवादी पार्टी का बजट था वो 3 लाख करोड़ कुछ था, लेकिन हम लोगों ने कितने काम किए? हम लोगों ने उसे बहुत काम किया। अब उस कामों की सूची हम नहीं देंगे, क्योंकि आप यहाँ तो जो बोलने खड़े होते हैं वो वही
12-13 से शुरू करते हैं, ये नहीं किया वो नहीं। लेकिन आपको बताओ उस पैसे में इकाना जैसा स्टेडियम बना, इकाना उसी में बना था। अच्छा चलिए मान लिया, मेट्रो चला, अब ये इलाहाबाद कोर्ट बनी, पुलिस मुख्यालय बना। आप अब हम बहुत कहाँ तक, हमारे पास 110 लिस्ट है, अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाए, लेकिन ये सब उतने पैसे में बना। आप इतना बड़ा बजट लाए हैं, कोई एक बता दीजिए सिवाय एक्सप्रेस वे को छोड़कर कि आपने लोक भवन भी उसी में बना है जिसमें आप बैठते हैं। लोक भवन उतना ही बजट, आप इतना बजट लिए पिछली बार, कितना बड़ा काम कोई प्रदेश में किसी कोने में क्यों आप जो बोलेंगे तो आप बता दीजिएगा, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि पत्रव्यक्ता हो गया, ये हो, अब मैं ज़्यादा, आप कितना पैसा आपने जो लिया था उसकी स्वीकृतियाँ कितनी जारी करी। मान लिए हम आंकड़ा तो नहीं देंगे, लेकिन जितना बजट आपने पिछली बार पास किया, क्या उसकी वित्तीय स्वीकृतियाँ उन कार्यों के लिए जिलों में गई? नहीं पहुँची है। उतना पैसा आप खर्च नहीं कर पा रहे, उसका कारण क्या है? या तो आप कंसोलिडेट में पैसा नहीं है, कंसोलिडेटेड फंड में, अथवा आपका ये आकलन गलत हो गया है। तो बजट बनाते समय उन सारी बातों पर गंभीरता से सोचना चाहिए, जिससे आगे चल करके दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए आपने वित्तीय स्वीकृति नहीं, मैं मानता हूँ कुछ दिक्कत होती है। कुछ पैसे ऐसे हैं जो राज्य के कर से आपको मिलेंगे, जो केंद्र के से आने हैं, वो केंद्र का पैसा तो आता है 30 मार्च को, 31 मार्च को, तो उससे दिक्कत हो सकती है कि वो आप उस समय जारी करें, तो उसमें, लेकिन जो पैसा आपके पास है उसको तो जारी करके खर्च करा देना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो। सब बजट तो हम पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप वित्त मंत्री हैं, आप कुछ जानते हैं, अगर हम कहने लगेंगे तो अभी जो है आप फिर देखिए, ये 25-26 के राजस्व लेखे में आपने 13.32% कम व्यय हो रहा है। राजस्व लेखे में आपने पहली बार व्यय कम किया है। ये राजस्व लेखे का व्यय कम करना बजट की अच्छाई का परिणाम है। पूंजीगत लेखे में ज़्यादा खर्च होता है तो हमारे एसेट बनते हैं, और उससे जो है वो अच्छा बजट माना जाए। आपने कम खर्च किया है। दूसरी बात है, वित्तीय वर्ष 25-26 में जो केंद्रीय कर से हमको मिलना था, राज्य का अंश 2.07 कम मिला। इसका क्या कारण? इतना प्रतिशत कम प्राप्त हुआ, कारण क्या है? आप जब अब बोलेंगे तो बता देंगे कि जो आपको केंद्रीय करों में जो आपका हिस्सा था उससे 2.07% कम आपको प्राप्त हुआ है। अब इसमें स्वीकृत बजट में कम खर्च हुआ है। अब उद्योग तथा खनिज में तो 9.91 कम हुआ, परिवहन में 12 इसको बहुत बताने से कोई फायदा नहीं, आप तो जानते हैं, आप मानेंगे भी नहीं। 2026-27 में बस 2027 राजस्व लेखे में आपने लक्ष्य रखा है 47.89% अधिक प्राप्त करने का। कैसे प्राप्त होगा? या तो आप टैक्स लगाएंगे या कोई तरीका निकालेंगे। 25-26 में 25-26 का जो बजट है उसमें बहुत सी मदें हैं जिसमें अधिक वसूली करने वाली मदें थी। जैसे राजवस्त्र सेवा कर में आपने सोचा था 79.18, भू राजस्व में आपने सोचा था 144.57, अष्टांग पंजीकरण शुल्क में सोचा था 33, ऐसे है, सब में आपने बढ़ा कर रखा था। अच्छा, अब सरकार ये वसूली जब करेंगे तो या तो महंगाई बढ़ेगी या तो टैक्स लगेगा। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए और गंभीरता से इसे सोचने की ज़रूरत है।
अच्छा चलिए, नहीं ठीक है, आप टोकते हैं, ठीक है, हम सुधार कर लेंगे अगर हो सकता है हमारी जानकारी ना हो, क्योंकि सरकार के पास सारे आंकड़े अधिकारी हैं, अब तो छपता नहीं। वित्त मंत्री जी, आप पहले यहाँ एक सूचना की डायरी छपती थी, सूचना विभाग, सांख्यिकी विभाग बताता था हमारा पर हेक्टर कितनी उपज है, हमारा पर कैपिटा कितनी आमदनी है, हम दवा पर कितना पर कैपिटा खर्च करते, एक सूचना डायरी बनती थी। अब आपने वो भी बंद कर दिया, नहीं है। अब हमको तो नहीं मिलती तो इसको खोजने की क्या जरूरत थी, लाइब्रेरी में वही बैठ के पढ़ लेते, उसको करने की क्या जरूरत थी। नहीं, बनवा दीजिए, बनवाना चाहिए। ब्याज अनुपात, ये अनुपात जितना अधिक होगा, राज्य सरकार किसी नए ऋण की सेवा प्रदान करने और अपनी राजस्व प्राप्तियों से अपने राजस्व व्यय को पूरा करने में उतनी ही कम सक्षम होगी। दूसरा यह ब्याज अनुपात निरंतर बढ़ता जा रहा है। 24-25 में 9.6% था, 25-26 में 10.4% रहने का अनुमान है, 26-27 में 9.2% का अनुमान है ब्याज का। ये अब जब ब्याज बढ़ेगा तो आपका बहुत बड़ा जो खर्च होना है वो अपने आप रुक जाएगा, इसलिए इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब मैं 2-3 बातों ब्याज बजट पर फिर मैं एक बात कहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आज बजट भेजते हैं, हम लोग गदगद हो जाते हैं कि बजट आ गया, मेरी सड़क बन जाएगी, और 12-1 बजे बाद जब इंजीनियर से पूछते हैं कहते बजट वापस हो गया। उसका कारण क्या है, आप जीरो बजटिंग कर देते हो, होना भी चाहिए। हम नहीं, पहले ये व्यवस्था थी, हालांकि मैं ही उसमें जिम्मेदार हूँ, माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे लड़के को, हम पहले ये होता था बजट आया अगर नहीं खर्च हुआ उसका तो दिक्कत ये होती है वो पैसा जाए कहाँ। तो पहले तिवारी जी थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने पर्सनल लेजर अकाउंट बनवाया था और उसमें डाल देते थे और पैसा पड़ा रहता था, 2 लाभ होता था। एक तो आपकी ट्रेजरी हाई रहती थी, जब ट्रेजरी हाई रहती थी तो आप रिजर्व बैंक से आपको पैसा बराबर मिलता रहता था। अब क्या हुआ, पैसा चला जाता है और लैप्स हो जाता है, वो योजनाएं चल नहीं पाती, वो उसमें पड़ा रहता था। हमने क्यों उठाया था, हमारे ज़िले में 3 अरब रुपया पीएलए में पड़ा था, प्राथमिक प्राइमरी स्कूलों का, काम नहीं हुआ। मैं बहुत लड़ा, फिर ये प्रश्न अध्यक्ष जी ने प्रश्न और संदर्भ समिति को सुपुर्द दिया, फिर तिवारी जी मान गए कि ठीक है पीएलए में जमा करेंगे, लेकिन 1 महीने बाद उस पैसे को निकालकर हम उन कामों पर खर्च करेंगे जिसके लिए स्वीकृत अभी है नहीं। पैसा जाता है, चला आता है, काम होता नहीं। तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि बजट वापस ना हो, किसी भी तरीके से बजट वापस होता तो आपका विकास रुकता, आपकी योजनाएं रुकती हैं, आपका जो संकल्प है वो संकल्प कमज़ोर होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस बजट के बारे में इसको सोचें और किसी भी तरह से जो पैसा जाए फिर रात में ही वापस ना आवे, उस काम के लिए रखा जाए। ये बजट के मामले में अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत हो गया है, और खन्ना जी तो कुल पढ़े ही हैं, इनको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मान्यवर, अब मैं दूसरी तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं। मानव जीवन की 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, चिकित्सा और शिक्षा। ये दोनों मानव जीवन के विकास को पराकाष्ठा पर ले जाते हैं, और इस पर अगर आप अधिक ध्यान नहीं देंगे तो ज्यों की त्यों रह जाएंगे। हम बजट पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, कितना आपको मिला कितना नहीं मिला, लेकिन एक बात कहेंगे, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या आपको जो जिला अस्पताल हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, इसमें जिस तरह की दवा की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो आपने ट्रस्ट की व्यवस्था करा दी है, हमारे अस्पताल में भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1-2 स्वास्थ्य केंद्र जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने थे, रमाशंकर कौशिक जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनसे मांगकर एक अपने लिए ले गए थे, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा पुराना था। अब तो बिल्डिंग भी गिरा के नहीं बनने जाए, वहाँ है
लेकिन अगर स्वास्थ्य इसमें डॉक्टर नहीं उपलब्ध हैं, आपको सर्जन नहीं मिल रहे हैं, ऑपरेशन करने वाले नहीं मिल रहे हैं, और आपने ये यूक्रेन से और मॉस्को से और जहाँ से पढ़ के लड़के आए हैं उनको आपने अभाव में नहीं, आपके MBBS मिले लखनऊ के, कानपुर के, आपने उनको रख लिया। मैं उनकी योग्यता को नहीं चैलेंज करता हूँ, लेकिन वो लोग उतने परिपक्व नहीं हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ तो हम देखते हैं यूक्रेन वाले और ये सब वहाँ हैं। तो ये आप जो एक जिले में एक ही अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनाइए, जिला अस्पताल है, अब तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज, उसको इतना परिपूर्ण करना चाहिए जहाँ से लोगों को लौटना न पड़े। अब होता क्या है, मुख्यमंत्री जी आपका सबसे बड़ा सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, मैं उस मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी गया हूँ, वैसे भी गया हूँ। अब होता क्या है, अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा रेफर कर दिया जिले पर, जिले माने मेडिकल कॉलेज में, तो ठोंक बजा के लिख देते हैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाओ। अब वो बेचारा लाते फाने मेडिकल कॉलेज जाता है। अब मेडिकल कॉलेज से फिर वो लिख देते हैं PGI जाओ। अब फिर वो भागता वहाँ से PGI आता है, PGI बता दिया मेरे यहाँ जगह ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है डॉक्टर लोगों की, अब गोरखपुर तो इतना पुराना मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तो अच्छे डॉक्टर होंगे, वो क्यों रेफर कर देते हैं? इस पर मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, इसको आप देखें, ये रेफर करने वाली पर पार्टी खत्म हो। दूसरी बात, आप यहाँ भी कुछ संविदा पर हैं, आउटसोर्सिंग हैं, तो बेचारे क्या करें, वो तो रोज़ हमसे मिलते ही हैं। अब हमारे यहाँ एड्स की देख रेख के लिए आपने कर्मचारी रखे हैं संविदा पर। होता क्या है, जब उनके अधिकारी नाराज हो जाते हैं तो पट से उनका निकालते हैं रिजल्ट और उनको बाहर कर देते हैं। तो ये जो संविदा कर्मी हैं स्वास्थ्य में, तो कम से कम संविदा कर्मी न रखें। अब मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मी, पैरा मेडिकल सब संविदा पढ़ाएंगे तो उतनी कायदे से काम नहीं करेंगे। परिणाम क्या होता है, भ्रष्टाचार आ जाता है। अब देखिए, जो संविदा कर्मी एक्सरे के लिए है, जरा सा झगड़ा हुआ फौरन आदमी पहुंच जाता 325 बनाने के लिए। अब वो क्या करते हैं, यहाँ एक बाल रख देंगे और इसके बाद चाहे टूटा हो चाहे ना टूटा हो, एक्सरे बना के दे देंगे, रुपया ले लेंगे। तो अगर अस्थायी कर्मचारी रहेगा तो दबाव में रहेगा, वो डरते नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है स्वास्थ्य विभाग में कम से कम आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी न रखिए, और चाहे जहाँ रखिए, क्योंकि ये हमारे जीवन और उसका संबंध है। इसमें इसके नाते ये होगा कि हम जो है कम से कम हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरी बात है कि आप यहाँ अब डॉक्टर तो है नहीं, मेडिकल कॉलेज आपने तमाम खोल दिया। हम आपसे रिक्वेस्ट किए, वहाँ बेहोशी वाला डॉक्टर नहीं था, ऑपरेशन कैसे हो, तो आपसे जब कहा तो आपने एक किराए का मंगा दिया, परमानेंट नहीं भेजा। वो सबके यहाँ पैसा लेके करते थे, वो आ गए। तो इस सब एक ही इस कॉलेज को, अब कितनी भीड़ है लोहिया में, कितनी भीड़ है मेडिकल कॉलेज में, कितना, अगर ये हमारे जिला अस्पताल या जिले के जो मेडिकल कॉलेज हैं ये अगर बढ़ें तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे यहाँ कोई बीमार होता था तो उसकी फाइनल दवा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में होती थी, लखनऊ नहीं आना पड़ता था। PGI से भी, लोहिया से भी, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज पुराना है, बहुत पुराना है, वहीं से हम लोगों की दवा होती थी। लेकिन अब वो भी हम लोगों को भेज देता है यहाँ। अब भेजने में क्या होता है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता, वहाँ जगह नहीं मिलती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरा इन दलालों को पकड़वाइए, आप तो बहुत पकड़ते हैं इस हमको। ये दलाल खड़े रहते हैं, उठा के ले जाके उनके घर में डाल देते हैं। ये जो नर्सिंग होम खोले हैं, और वो दवा लिखते लिखते वो जब मर जाते हैं तो लाश भी नहीं देते, कहते हमारा 2 लाख बाकी दे के जाओ। तो कम से कम इन अस्पतालों को भी आप चेक करिए कि कितना। आपने बताया था आप आयुष्मान कार्ड की आप जांच करा लें, तो ये जो हैं छोटे अस्पताल, वो सबसे ज़्यादा एक बार एक आदमी लेके आता है, चाहे जो बीमारी हो, 5 लाख खर्च कर लेते। वो बेचारा भाग के लौट के चला जाता है हमारे पास। हमने कहा पैसा ख़त्म हो गया, PGI ले चलो। तो आपने हम लोगों को दिया तो उसमें तो कुछ दे देते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को आप ठीक करिए
जिससे ग्रामीण आदमियों को, गांव के रहने वालों को भी सुविधा मिले। गांव का आदमी लखनऊ आता है तो घर बेच के आता, खेत बेच के आता। सबसे दो चीज़ें जो हमारे लिए सबसे सुलभ होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों महंगी हो गई हैं। जब से WTO लागू हुआ तब से तो दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं। 5 रुपया लेके जाइए, घर भर की दवा लाइए। अब घर भर की दवाई नहीं मिलती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये इसमें करिए। और जो आपने बुनियादी, कितनी अच्छी बात समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, उसकी प्रशंसा नहीं करते। जब लोग उठते हैं तो सीधे ठगी, बेईमानी और कोई आरोप नहीं बचता है जो समाजवादी पार्टी के सरकार पर आपने कोई निकाला। 102, 108 ये गरीबों की प्राणदायक व्यवस्था बन गई है। और जो कमजोर वर्ग के सड़कों पर घरों में डकैती डाल देते थे, उनके लिए 100, जिसको आपने सुधारा, ये प्राण रक्षक वाहन है। ये किसने किया था? अखिलेश यादव जी ने किया। हाँ, अरे हुआ ना। लेकिन मैं कहता हूँ, अब वो मैं कहता हूँ वो